Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to divorce. लास्ट जो क्लास है उसमें हमने जुडिशियल सेपरेशन को कर लिया था और कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा जुडिशियल सेपरेशन के जो डिफरेंसेस है उसको एक बार जरूर देखेंगे। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटस है मैरिज का वो इंटैक्ट रहेगा, इसमें नो लॉन्गर रहेगा। फिर म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है वो वैसे के वैसे रहेंगे, बट राइट टू कोहैबिट का कोई भी राइट नहीं रहेगा। उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। इसमें से जो चिल्ड्रन होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, इसमें जो है इलेजिटिमेट होंगे, लेकिन सेक्शन 12 जो इंडियन एविडेंस है उसको साथ में कंसीडर किया जाएगा। मेंटेनेंस राइट जो है दोनों में है, लेकिन ड्यूटी टू कोहैबिट नहीं है, लेकिन इसे परमानेंटली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों चाहते हैं साथ रहना तो दोबारा शादी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। अगर दोनों साथ रहना चाहते हैं तो रीमैरी करनी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं कि नो सेकंड मैरिज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वो सेकंड मैरिज करेंगे तो बाइगेमी जो है उसका कंसेप्ट 494 आईपीसी लगेगा और सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट का लग जाएगा। उसमें सेकंड मैरिज कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 15 में कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है कि 90 डेज का कुछ टाइम है अपील के रिगार्डिंग। उसके बाद वो डाइवोर्स से शादी कर सकते हैं। डाइवोर्स के बाद म्यूचुअल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट अभी भी इंटैक्ट रहेंगे। हस्बैंड या वाइफ की डेथ होने पर जो म्यूचुअल इनहेरिटेंस के राइट है वो अभी भी प्रिवेल करेंगे, बट डाइवोर्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइवोर्स। डाइवोर्स का मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि पुराने टाइम में डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, क्योंकि पुराने टाइम में शादी को जो है सेक्रेमेंट मानते थे। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग के कंसेप्ट आपको करवाए थे कि हिंदू मैरिज का कंसेप्ट शुरू करवाया था, हिंदू लोगों का कंसेप्ट शुरू करवाया था, उसमें मैरिज को मैंने नेचर ऑफ मैरिज आपको करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्टेन ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए ही डाइवोर्स का कंसेप्ट आया था कि अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है तो वो कंटिन्यू जो है, अगर उसको नहीं रखना चाहते मैरिज को, तो वो डिसॉल्व भी करवा सकते हैं। तो ये हमने कंसेप्ट जो है अच्छे से डिस्कस किया था। आप अपना फटाफट बेयर निकाल लीजिए, क्योंकि बिना बेयर के आप किसी प्रकार से अपने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब आपने अगर अपना बेयर निकाल लिया है तो हम आज के जो भी लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो डाइवोर्स का कंसेप्ट उसमें काफी ग्राउंड्स है, उसमें से आज का हम जो फर्स्ट ग्राउंड एडल्ट्री के रिगार्डिंग उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या कहता है बेयर लैंग्वेज, क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं। एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। कोई भी मैरिज है, ये तो इस एक्ट के आने से पहले, एक्ट कब आया था 18 मई 1955 से लागू हो गया था, तो 18 मई 1955 से आने से पहले अगर कोई मैरिज हुई है या उसके बाद भी हुई है, ऑन पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है, बट डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स की डिक्री के लिए, ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी, ये दूसरे ग्राउंड के हिसाब से। सबसे पहले तो हम चार्ट के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से हमें जो है डाइवोर्स की जो ग्राउंड है या किस प्रकार से इन ग्राउंड्स की उत्पत्ति हुई थी, किस प्रकार से निकल के आए थे, वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है फोर्थ थ्योरी। फोर्थ थ्योरी, फोर्थ थ्योरी का मतलब कि दोनों पार्टी में से किसका फॉल्ट है, किसकी कमी है जिसकी वजह से शादी टूटने के मौके पे आई, तो फॉल्ट थ्योरी में फॉल्ट को हमें प्रूव करना पड़ता है। सेकंड है म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों की आपसे सहमति है। फिर है इररिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी, जो क्या है किसी जजमेंट से निकल के आई है, इस पर करंट में जो है काम भी चल रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको एक पार्ट बनाया जाए डाइवोर्स के ग्राउंड का। फिर एक कस्टमरी डाइवोर्स होता है। फिर कस्टमरी डाइवोर्स के बाद एक अगला पॉइंट और होता है इसके अंदर, अवेलेबल टू वाइफ ओनली, डाइवोर्स ग्राउंड्स अवेलेबल टू वाइफ ओनली। इसके अलावा एक ग्राउंड और होता है विल थ्योरी, जो मुस्लिम्स में अप्लाई होता है। विल थ्योरी ये मुस्लिम्स में अप्लाई है, अप्लाइज ऑन मुस्लिम्स। अब आप देखिए फोर्थ थ्योरी के हमें कंसेप्ट जो दिए गए हैं, जब हम सेक्शन 13 का क्लोज फर्स्ट डिस्कस करते हैं ना,
फर्स्ट जिसमें अडल्ट्री है, कुछ एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, अडल्ट्री है, डेजर्शन है, क्रूल्टी है, या मान लो कन्वर्जन है, 7 ईयर्स तक मिल नहीं रहा, डिग्री पास होगी, इस प्रकार के कुछ एक एग्जांपल जो है 13(1) में आते हैं। ये फॉल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। फॉल्ट है किसी सामने वाली पार्टी का, तब जाके डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। फिर बात आता है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से सेक्शन 13(b) जो है वो म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के रिगार्डिंग अभी तक कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, बट प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया जाता है। फिर बात आती है कस्टमरी डाइवोर्स की। ये सेक्शन 29 का क्लोज 2 है जो कस्टमरी डाइवोर्स की बात करता है। फिर ग्राउंड्स अवेलेबल टू वाइफ ओनली। वाइफ को कौन से ग्राउंड्स मिले हुए हैं सेक्शन 13 क्लोज 2 में। हम म्यूचुअल कंसेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, कस्टमरी डाइवोर्स को बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, बट ये जजमेंट बेस्ड है तो जजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राउंड जो वाइफ के हैं वो हम इसी कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे। विल थ्योरी जब मुस्लिम लॉज आएगा, मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट मैं स्टार्ट कराऊंगी 1-2 दिन में, उस टाइम हम विल थ्योरी को उधर डिस्कस करेंगे। ये आपने चार्ट नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ। हम आज का जो है टॉपिक वो कंटिन्यू करते हैं। जो सेक्शन 13 का क्लोज फर्स्ट है, वेयर एक्ट निकालिए आप। सेक्शन 13 का जो क्लोज फर्स्ट है वो उसका क्लोज फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है जो अडल्ट्री की बात करता है वो 1976 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। उसको देखते हैं क्या होता है अडल्ट्री। बेसिकली अडल्ट्री होता क्या है, अडल्ट्री का मीनिंग है कि जो शादी से बाहर जो रिलेशनशिप है, मान लो वाइफ का रिलेशन है किसी दूसरे व्यक्ति से या हस्बैंड का रिलेशन है किसी दूसरी लेडी से, वो क्या अडल्ट्री का एक ग्राउंड है। वैसे देखा जाए अडल्ट्री का जो कंसेप्ट है हमारे इंडियन पिनल कोड में 497 में था पहले, लेकिन उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, आई थिंक जजमेंट था जोसेफ साइन करके कुछ जजमेंट था, उस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कि कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का हनन करता था। राइट टू इक्वलिटी का हनन कैसे करता था, क्योंकि जहां पर एक मान लो वाइफ मैरिड है और उसका रिलेशन है बाहर है किसी और व्यक्ति से, तो यहाँ हस्बैंड को राइट था कि वो जो है उस दूसरे आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते थे और वाइफ को किसी प्रकार की पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं था। लेकिन अगर मान लो हस्बैंड आउट ऑफ मैरिज से कोई रिलेशन रखता है तो वाइफ को ऐसा कोई राइट नहीं था, तो एक तरीके से ये उसको भी वॉयलेट कर रहा था। तो जो जोसेफ साइन का केस था 2018 का केस, ये आप नोट कीजिए, जोसेफ साइन का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है ये। इसमें क्या कर दिया, 497 जो है अडल्ट्री डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये प्रोविजन निकल के आया कि ये जो एक तरीके से राइट टू इक्वलिटी का हनन करता है। तो ये तो था 497 में अडल्ट्री क्या है, लेकिन क्या 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से हिंदू मैरिज एक्ट की इस ग्राउंड पे कोई इफेक्ट पड़ा? देखिए इस ग्राउंड पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के जो ग्राउंड्स है फॉल्ट थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। फॉल्ट थ्योरी का मतलब अगर सामने वाली पार्टी का कोई फॉल्ट है तो उसके आधार पर जो है तलाक लिया जा सकता है। अडल्ट्री एक्चुअल में होता क्या है, किसे आप अडल्ट्री कहोगे? अडल्ट्री का वही मीनिंग है कि वो शादी से बाहर किसी दूसरे के साथ अगर कोई रिलेशन है किसी का, तो इसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन भी बोल सकते हो। और इसके लिए एविडेंस किस प्रकार का होना चाहिए? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की नीड है, बट हाई प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि एक्चुअली में रिलेशन है एक्स्ट्रा मैरिटल और नॉट, हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए इसमें। उसके बाद अगर आप इसको समझें तो अगर मान लो जानबूझ के, सबसे पहली चीज है वॉलेंटरली। अब कई बार हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि हस्बैंड ने क्या किया, कोई प्रमोशन लेना है अपने बॉस से,
तो अपनी वाइफ को अपने बॉस के साथ रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करता है। अगर फोर्सफुली ऐसा कुछ होगा तब जो है वो इसमें नहीं पड़ेगा, इस यानी कि ग्राउंड के अंदर आप जो है 13 फर्स्ट का फर्स्ट ग्राउंड में आप इसे नहीं लेके आओगे। नेक्स्ट चीज कि अगर सेक्शन 13 व फर्स्ट, पहले हम सेक्शन 13(1) का फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि क्या इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। सबसे पहला ये कह रहा है आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैव वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स, वॉलंटरीली है, अपनी मर्जी से अगर शादी के बाहर किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है तो एज ए फ्रेंडशिप आप इसे अडल्ट्री की कैटेगरी में नहीं लेके आओगे। अगर कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, शारीरिक संबंध बना है, तब जाके आप लेके आ सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसके साथ साथ हम जो है इसको रीड करेंगे सेक्शन 23 का फर्स्ट क्लोज का, सेक्शन 23 फर्स्ट का जो बी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ये हमने कंसेप्ट कर लिया, अब इसको देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। वैसे तो ये मैट्रिमोनियल बार्स है, कुछ शादी के ऊपर कुछ रुकावटें हैं, एक बार लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको इसके साथ भी डिस्कस करेंगे और जब कंटिन्यूटी आएगी बाय सेक्शन बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस टाइम इसको डिस्कस करेंगे। आप निकाल लीजिए फटाफट सेक्शन 23 फर्स्ट का बी। ये कहता है द ग्राउंड ऑफ द पिटीशन इज ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज फर्स्ट ऑफ सबसेक्शन 1 of 13 द पिटिशनर हैज नॉट इन एनी मैनर बीन। सबसे पहली चीज है एक्सेसरी नहीं होना चाहिए। एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक। मान लो हस्बैंड और वाइफ की मिली भक्ति से, यानी कि हस्बैंड या वाइफ ने एक दूसरे को हेल्प किया है इस केस को फाइल करने में, उसके रिगार्डिंग। फिर है कन्वीवेंस, मिली भक्त है दोनों की, यहां सिर्फ सहायता की, यहां मिली भक्त है। और थर्ड पॉइंट है इसमें कंडोन, कंडोन द एक्ट, बुला दिया मान लो। The act or act complained or where the ground or petition is cruelty and petitioner has not any manner condone the cruelty। ये नेक्स्ट जो पॉइंट है क्रूल्टी के रिगार्डिंग है और फर्स्ट अडल्ट्री के रिगार्डिंग ये कहता है कि इंक्लूजन, मान लो पार्टी खुद उसकी हेल्प कर रही है उस एक्ट को करने में, उस केस को फाइल करने में, मिली भगत है दोनों की, या मान लो दोनों के बीच में अलग अलग जैसे इश्यू राइज हुआ लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार गलती हुई है मैं उसको माफ कर देता हूँ। अगर माफ कर दिया तो उसके बाद दोबारा उस केस पर आप कोर्ट में किसी प्रकार की कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अभी मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ है। जैसे मान लीजिए ए है, वो बी के साथ एलोप हो गई, एलोप का मतलब भाग गई। 3-4 महीने के बाद ये बी वाइफ है और ए जो है ए वाइफ और बी जो है हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं जो अदर पर्सन है, सी जो है इसका हस्बैंड है। जब ये 3-4 महीनों के बाद इसके साथ रह के वापिस आई तो हस्बैंड ने क्या किया, 13 क्लोज फर्स्ट के साथ के आधार पर जो है पिटीशन फाइल कर दी। दिस इज द वैलिड ग्राउंड, पिटीशन फाइल हो गई है तो वैलिड ग्राउंड बन गया है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। ए है, हस्बैंड वो रह रहा है विदेश में, फॉरेन में रह रहा है, ए की वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो उनको साथ लेके नहीं गया। ए ने वहां सी के साथ रीमैरी कर ली, दोबारा शादी कर ली। वाइफ को जो इसकी नॉलेज थी, वाइफ को नॉलेज थी कि हस्बैंड ने वहां पर मैरिज कर ली है। अब नॉलेज ना हो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, नॉलेज उसको थी वाइफ को। जब वाइफ को नॉलेज थी फिर उसका किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट हुआ, वाइफ के बच्चे भी थे, किसी प्रकार का हस्बैंड से डिस्प्यूट हुआ, अब वो उस ग्राउंड पे केस फाइल करना चाह रही है या उस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना चाह रही है कि हस्बैंड को जो है, हस्बैंड ने वहां पर दूसरी शादी कर ली है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है तो मुझे डाइवोर्स दिया जाए। तो यहाँ जो पिटीशन है वो एंटरटेन नहीं होगी क्योंकि ही हैज द नॉलेज, उसे नॉलेज थी, उसने वो नॉलेज को क्या कर दिया था, कंडोन कर दिया था, कंडोन कर दिया था उस नॉलेज को। अगर नॉलेज को कंडोन कर दिया जाएगा तो किसी भी प्रकार से आप उसे जो है वैलिड ग्राउंड की फॉर्म में लेकर नहीं आओगे।
ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिनके थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि अडल्ट्री होता क्या है और किस प्रकार से उस ग्राउंड को आप एक्सेस कर सकते हो और किस प्रकार से उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा सेक्शन 13 का क्लोज फर्स्ट। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 फर्स्ट ए, दैट इज क्रुएल्टी। इस पर काफी लेंथी लेक्चर होने वाला है क्योंकि क्रुएल्टी के रिगार्डिंग काफी लैंडमार्क केसेस आ चुकी हैं जो हमें काफी हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा इतना ही होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हो कि फर्दर भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लॉ के एस्पायरेंट्स हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोरोना के इस काल में आप अपना अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।